माई सेल्फ सैयद साजिद अली और आज हम लोग 12th स्टैंडर्ड का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड लेवल 12th स्टैंडर्ड बायोलॉजी और उसके अंदर 12th जो चैप्टर है उसमें 12.3 जो है मेथडोलॉजी फॉर RDNA टेक्नोलॉजी। अब हम लोग आज इसको डिटेल में पढ़ेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। तो हियर RDNA, R stands for recombinant और देखिए ये recombinant, it is known as a recombinant technology। अब इसको recombinant technology क्यों बोला गया है? It is very very simple। ये देखिए ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है और मैंने इसका ये हिस्सा तोड़ दिया, ठीक है। निकालते कोई दूसरा हिस्सा और अटैच करते कोई दूसरा हिस्सा। मैंने ब्लू हिस्सा निकाला, ब्लैक हिस्सा लगाया, लेकिन हिस्सा वापस लगाया, वापस यानी कि री मीन्स रिपीट, कॉम्बिनेंट मतलब टू कंबाइन यानी कि वापस से किसी को कंबाइन करना। तो डीएनए के जो सर्कल में से कोई एक हिस्सा निकालते हैं और हमारे विश के हिसाब से यानी कि हम लोग जो जीन चाहते हैं या जो सेगमेंट ऑफ डीएनए उसमें लगाना चाहते हैं वो हम लोग उसमें लगाते हैं, इसीलिए इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बोला गया है। डीएनए RDNA टेक्नोलॉजी जो होती है ये हाईली यूज होती है बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में, स्पेशली इन क्रॉप्स के अंदर हमको अच्छी वैरायटी की अगर हम लोगों को उसमें वो चाहिए, ग्रेन्स चाहिए या जो भी उनसे डिजीज रेजिस्टेंट प्लांट चाहिए, उससे रिलेटेड जो है RDNA और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिसके लिए ये RDNA टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो अभी इसके अंदर वेरियस स्टेप्स है। तो सबसे पहला स्टेप जो है आपकी बुक के हिसाब से बोला गया है आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ब्रैकेट में जीन बोला गया है, फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा ह्यूमन के हिसाब से भी समझाता हूँ। सपोज करो मुझे RDNA टेक्नोलॉजी के जरिए से इंसुलिन बनाना है। व्हाट इज इंसुलिन? आपको पता है ये एक हार्मोन है जो हमारा पैनक्रियाज रिलीज करता है, विच इज कंट्रोलिंग द ग्लूकोज लेवल इन अवर बॉडी या इन अवर ब्लड, ठीक है। तो इंसुलिन आपको पता है कि डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनका पैनक्रियास इंसुलिन एप्रोप्रिएट अमाउंट में नहीं रिलीज करता है। जितना अमाउंट में ग्लूकोज उनकी बॉडी में बन रहा है उतना ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन नहीं बनता है, तो उन लोगों को जो है इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, ठीक है। अब ये इंसुलिन कैसे बनाया जाता है? विद द हेल्प ऑफ RDNA टेक्नोलॉजी। इसके अंदर सबसे पहला जो स्टेप है वो है क्या? आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है, या ब्रैकेट में बोला गया है जीन, ठीक है, फ्रॉम डोनर। अब डोनर कौन होगा? डेफिनेटली वो इंसान का डीएनए लिया जाएगा जो हेल्दी है, जिसके अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस करने की कोई बीमारी ना हो, मतलब इंसुलिन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो अप्रोप्रिएटली हो रहा है जितना चाहिए, तो वो रहेगा। तो फ्रॉम हेल्दी पर्सन लेने और डोनर जो रहेगा वो हेल्दी रहेगा। अब आइसोलेशन मतलब क्या? सेपरेशन या रिमूवल बोलेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है क्या है? सेपरेशन, ठीक है, सेपरेशन ऑफ अ डीएनए फ्रॉम अ डोनर सेल या डोनर ऑर्गेनिज्म। तो देखिए अगर मैं मिसाल के तौर पे ये एक सेल है और ये ह्यूमन की सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस इतना बड़ा नहीं होता है, मगर जस्ट मैं मैग्नीफाई करके बताया हूँ। यहाँ पर से मैंने इसका डीएनए ले लिया, यहाँ पर डीएनए है, यहाँ पर से डीएनए ले लिया। अब ये जो डीएनए होते हैं, ठीक है, उसमें सपोज करो कि इस एरिया में जो है वो जीन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन। ये जो सारा प्रोसेस हो रहा है एक छोटे से ट्यूब में हो रहा है, उसका नाम है एपेंडॉफ ट्यूब, ठीक है। तो उसके अंदर ये होता है। तो क्या करते हैं? डीएनए लेते हैं डोनर से और उस एपेंडॉफ ट्यूब में डालते हैं और साथ में कुछ एंजाइम्स डालते हैं। वो एंजाइम्स कौन से होते हैं? एंडोन्यूक्लियस, उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स भी बोलते हैं। तो ये होते हैं क्या? रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम जो है इसके अंदर डालते हैं। नाउ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है क्या? एंडोन्यूक्लियस और एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है।
अब ये जो एंजाइम्स होते हैं ये क्या करते हैं, डोनर के डीएनए को कट करना शुरू कर देते हैं और उसके छोटे छोटे पीसेस बनाते हैं। अब ये सारे पीस हमारे लिए यूजफुल नहीं है, हमारे लिए एक पीस यूजफुल है जो इंसुलिन बनाने के काम आने वाला है। ठीक है, तो हम लोगों को सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए, समझ में आया? तो अभी वो हिस्से को कैसा हम लोग लेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। उससे पहले ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, याद रखो ये दो तरीके के जो है डीएनए को दो तरीके से कट करते हैं। ठीक है, एक सपोज करो ये डीएनए तो कुछ ऐसा जिगजैग वे से कट करेगा, जिगजैग वे से कट करेगा तो हमको ये इस तरीके से दो हिस्से मिल जाएंगे डीएनए के, बराबर है? इस तरीके से दो हिस्से मिल जाएंगे। तो ऐसे डीएनए जो बराबर लाइन से नहीं कटा है, थोड़ा सा ऐसा जिगजैग वे से कटा है, तो इस हिस्से को बोलेंगे स्टिकी एंड्स। इसको क्या बोलेंगे? स्टिकी एंड्स। और ये स्टिकी एंड्स क्यों बोला गया है? क्योंकि यहाँ पर जो भी बेस पेयर अवेलेबल है AGC, सपोज AGC, तो यहाँ पर A के साथ T जुड़ सकता है, G के साथ C जुड़ सकता है, C के साथ G जुड़ सकता है। तो यहाँ पर कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड आकर उससे स्टिक हो सकता है या मिल सकता है, इसीलिए उसको ऐसे टाइप ऑफ डीएनए को क्या बोला गया है? स्टिकी एंड्स बोला गया है। और दूसरे तरीके से भी डीएनए कट हुआ है, और वो देखो जैसे कि ये वाला जो डीएनए है, इसके अंदर क्या हो जाता है कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एकदम स्ट्रेट लाइन में उसको कट करेगा। जब स्ट्रेट लाइन में कट करेगा तो क्या हो जाएगा, हमको दो मॉलिक्यूल डीएनए के कुछ ऐसे मिलेंगे जो इक्वल ही लेंथ के रहेंगे। देयर इज नो पॉसिबिलिटी कि यहाँ पर कोई न्यूक्लियोटाइड एक्स्ट्रा बचा है, नहीं बचा है मतलब, ठीक है? तो नहीं बचा है तो यहाँ पर कोई दूसरा न्यूक्लियोटाइड आकर स्टिक नहीं हो सकता। तो ऐसे इसको नॉन स्टिकी ऐसा नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे BLUNT, ठीक है? ब्लंट एंड। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये मिलेंगे। अब हमारा मकसद क्या है कि इंसुलिन व कंटेन करने वाला डीएनए का जो स्मॉल पार्ट है हमको वो लेना है। अभी देखिए क्या हो जाता है कि ये जो डीएनए है हम लोगों ने जो डोनर से लिए है, ठीक है? अब सपोज करो ये हिस्सा है, मिसाल के तौर पे ये हिस्सा है जो इंसुलिन से रिलेटेड है, मिसाल के तौर पे, ठीक है? ये हिस्सा है जो इंसुलिन से रिलेटेड है। तो ये हिस्सा हम लोग किसके अंदर डालेंगे? बैक्टीरिया के प्लास्मिड में डालेंगे। तो याद रखो ये कोई दूसरी जगह ट्रैवल करके जाने वाला है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाने वाला है, इसीलिए इस हिस्से को बोलेंगे क्या? पैसेंजर डीएनए। देखो आपकी बुक में पेज नंबर 277 राइट साइड लास्ट पैराग्राफ में बोला गया है, दिख रहा है? पैसेंजर डीएनए या फॉरेन डीएनए। क्यों फॉरेन डीएनए? क्योंकि ये उस प्लास्मिड का हिस्सा नहीं है, इसको बाइट यानी कि बोलते हैं ना जबरदस्ती उसमें डाला गया है, तो इसके लिए उसको फॉरेन डीएनए बोलेंगे या फिर पैसेंजर डीएनए। देखो जैसा हम लोगों की बॉडी में अगर मिसाल के तौर पे कोई बैक्टीरिया, इन्फेक्टियस बैक्टीरिया, वायरस चला जाता है तो उसको फॉरेन पार्टिकल बोलते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर बॉडी, इसीलिए। तो वैसा ही प्लास्मिड का ये कोई पार्ट नहीं है, इसको जबरदस्ती RDNA टेक्नोलॉजी के जरिए से डाला जा रहा है, तो इसीलिए उसको फॉरेन डीएनए भी बोलते हैं और पैसेंजर डीएनए। क्यों पैसेंजर? क्योंकि ये एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहा है, इसीलिए उसको ये बोला गया है। तो ओके, ये बोला गया है। इसके बाद बोल रहा है कि हम लोग चाहे तो ऐसा भी ले सकते हैं डीएनए कोई हेल्दी डोनर से। अब दूसरा तरीका ये बोल रहा है कि हम लोग जो है डीएनए जो है जीन लाइब्रेरी से भी ले सकते हैं। तो अब ये दूसरा पॉइंट बोल रहा है जीन लाइब्रेरी से भी हम लोग ले सकते हैं। सेकेंड स्टेप इज इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड ठीक है, फॉरेन जीन इनटू क्लोनिंग वेक्टर। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप है। याद रखो, इट इज ऑन पेज नंबर 278 ऑफ योर बायोलॉजी टेक्स्ट बुक HSC बोर्ड। ठीक है,
तो इसके अंदर देखिए इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर। क्लोनिंग वेक्टर मतलब क्या, यानी कि पहली बात तो वेक्टर का मतलब क्या है। वेक्टर मतलब कोई एक ऐसी चीज जो किसी को कैरी करके कहीं पर लेकर जाए। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि बाइक आपके लिए वेक्टर हो गई, वो एक जगह से आपको दूसरी जगह तक लेकर जाती है। वैसा ही यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ डीएनए कोई एक वेक्टर होता है, ठीक है, जो हमारा डिजायर्ड जीन जो होता है उसको लेकर दूसरे ऑर्गेनिज्म में लेकर चला जाता है, ठीक है, तो इसके लिए उसको वेक्टर कहा गया है। दूसरा होता है क्लोनिंग। क्लोनिंग वेक्टर बोला गया है, तो क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग आपको पता है अपना सेम टू सेम डुप्लीकेट या हमारा रेप्लिकेट। तो क्लोनिंग वेक्टर यानी ऐसा वेक्टर जो हमारे डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट को लेकर भी जाए और उसका कॉपीज बनाते रहे, इसलिए उसको क्लोनिंग वेक्टर बोला गया है। क्लोनिंग वेक्टर ना सी क्लोनिंग वेक्टर जो है हम लोग यूज करते हैं ज्यादातर बैक्टीरिया और कभी कभी वायरस को भी यूज करते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया जो होता है, ठीक है, उसको हम लोग यूज करते हैं उस यानी कि बैक्टीरिया में एक चीज होता है नॉन जेनेटिक सर्कुलर डीएनए जो सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी रखता है। तो बैक्टीरिया में वो चीज को क्या बोलते हैं? प्लास्मिड। ज्यादातर हम लोग ये चीज यूज करते हैं, प्लास्मिड ऑफ अ बैक्टीरिया। देखिए अगर नहीं समझा होगा तो ये बैक्टीरियल सेल है, ये उसका जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, ठीक है, उसका। उसके अलावा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डीएनए एंड इट इज सेल्फ रेप्लिकेटिंग, इसको बोलते हैं प्लास्मिड। समझ में आया? तो वो प्लास्मिड हम लोग यूज करते हैं। अब जो वायरस यूज करते हैं वो वायरस का नाम है बैक्टीरियोफाज वायरस। उसका नाम क्या है? बैक्टीरियोफाज वायरस। बैक्टीरियोफाज वायरस। कुछ लोग बैक्टीरियोफेज भी बोलते हैं, इट इज अप टू यू हाउ डू यू प्रोनाउंस, ठीक है। बैक्टीरियो वर्ड बता रहा है बैक्टीरिया। अगर इसकी भी डिटेल जाए तो बैक्टीरिया का मतलब होता है डस्ट। क्यों डस्ट? क्योंकि वो इतना हल्का होता है कि वो डस्ट के जैसा उड़ता है, इसीलिए बैक्टीरिया वर्ड आया है डस्ट से, ठीक है, वो जाने दो। तो ये बैक्टीरिया हो गया। फेज या फाज का मतलब होता है टू ईट, टू ईट यानी, और वायरस तो वायरस है, वायरस का मतलब होता है वेनम, वेनम मतलब जहर, ठीक है। तो इन शॉर्ट बैक्टीरियोफाज ये वर्ड जो है ये बता रहा है कि ये ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को खा लेगा या बैक्टीरिया को जो है यानी कि कंज्यूम कर लेगा। समझ में आया? इन शॉर्ट बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने वाले वायरस को बोलते हैं बैक्टीरियोफाज या बैक्टीरियोफेज वायरस। अब बैक्टीरियोफेज वायरस में जो मोस्टली एज अ क्लोनिंग वेक्टर यूज होता है वो दो है। एक है M13 बोला गया है या लैम्डाफाज वायरस, ठीक है। अब ये लैम्डाफाज या लैम्डाफेज वायरस जो होता है इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ होता है उसका डीएनए, समझ में आया? तो ये होता है लैम्डाफेज और ये M13 जो है इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर होता है उसका डीएनए, ठीक है। तो डीएनए और इट कुड बी आरएनए बिकॉज वायरस कुड कंटेन डीएनए और आरएनए। समझ में आया? तो ज्यादातर इन लोगों के डीएनए यूज होते हैं या आरएनए यूज होते हैं फॉर द सेक ऑफ या एज अ क्लोनिंग वेक्टर, लेकिन मोस्टली प्लास्मिड यूज होता है। तो वो बताया जा रहा है कि ये किया गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे? एकदम सिंपल। अब सपोज करो मैं प्लास्मिड ले रहा हूं एज अ क्लोनिंग वेक्टर, ये सेकेंड स्टेप में बता रहा हूं, इंसर्शन ऑफ अ डिजायर्ड जीन।
जो हम लोगों ने जीन पहले स्टेप में निकाले, जो ठीक है, तो वो डीएनए लेंगे हम लोग, वो डीएनए जो निकाले उसको डालना है किसमें, इसके अंदर, प्लास्मिड के अंदर ऐड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जरा ध्यान दीजिए, ये प्लास्मिड को बाहर निकालेंगे, इस प्लास्मिड को बाहर निकालेंगे और इसको क्या करेंगे, एंडोन्यूक्लियस के साथ ट्रीट करेंगे, समझ में आया, एंडोन्यूक्लियस के साथ ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो एक सर्टन जगह पर, मतलब ये एक जगह से इसका कटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज करो ये इतना कट गया, तो जैसा ही प्लास्मिड के साथ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम अगर यूज करते, एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो है ऐड करते हैं, तो क्या हो जाता है, इसका जो प्लास्मिड स्ट्रक्चर है उसमें से कुछ हिस्सा यानी कि वो काट देता है, समझ में आया। उसके बाद हमको क्या करना रहता है, हमारा जो फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने जो डीएनए निकाले थे, ठीक है, जो भी हम लोगों को चाहिए वो इसके साथ ऐड कर सकते हैं, समझ में आया। तो तोड़ने के लिए भी रिक्वायर एंडोन्यूक्लियस एंजाइम और जोड़ने के लिए भी रिक्वायर लाइगेज एंजाइम। तो कुछ समझ में आया, ये डीएनए अंदर से लाएगा उसके बाद नहीं, उसके साथ ये प्लस हमारा डिजायर्ड डीएनए जो भी मैंने बनाया था वो ऐसा वाला, प्लस लाइगेज एंजाइम, और लाइगेज एंजाइम क्या करेगा, इसको जोड़ देगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये जो ब्लू वाला डीएनए है ना, ये ह्यूमन से लिया गया, और ये जो है ये बैक्टीरिया से लिया गया। अब यहाँ पर इन लोग कंबाइन हो गए। अब जब इन लोग कंबाइन हो गए तो अब ये क्या कहलाएगा, याद रखो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ये डीएनए क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको एक और नाम भी दिया हुआ है काइमेरिक। काइमेरिक मतलब क्या, जो ऐसी चीज जो टू डिफरेंट स्पीशीज को जोड़कर बनाई गई है उसको बोलेंगे काइमेरिक, समझ में आया। चाइमेरिक नहीं है, काइमेरिक, समझ में आया। तो ये इस तरीके से ये होता है। तो सेकंड पॉइंट हम लोगों ने इसमें खत्म किए, इंसर्शन ऑफ डिजायर्ड फॉरेन जीन इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर। अब एक बात याद रखो प्लीज, जरा ध्यान दो, ये एक ही नहीं लेंगे, बहुत सारे लेंगे, ये याद रखो। क्यों? क्योंकि जो ह्यूमन का जो डीएनए है, सपोज करो हमको मालूम है कि क्रोमोसोम नंबर 10 पर वो जीन है जो हमको चाहिए, समझ में आया, हम लोगों ने छाटे नहीं। तो 10वें नंबर का क्या है, क्रोमोसोम है, और सपोज करो उसके अंदर है 20 जीन्स मिसाल के तौर पे, तो याद रखो 20 छोटे छोटे टुकड़े आएंगे। आपको समझ में आया? तो यानी कि 20 आपको ये लेना पड़ेगा। कुछ समझ में आया? समझा आप लोगों को? क्योंकि 20 टुकड़े हैं। अब इसमें से, और ये सब किसके अंदर हो रहा है, छोटे से टेस्ट ट्यूब में हो रहा है। अब आप छांटते थोड़ी बैठेंगे, 20 में से कोई एक ही है जो आपको चाहिए, कोई एक ही है जो आपको चाहिए, ये वाला होगा। मगर अभी फिलहाल तो आपको ये पूरे 20 के 20 समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, तो वैसा ये भी 20 लेना पड़ेगा, समझ में आया। और हर एक का ऐसा 20 बनेगा, हर एक जीन के लिए ये प्रोसेस होगा, तो ऐसे 20 बनेंगे। नाउ प्रोसीडिंग विथ द थर्ड स्टेप ऑफ आर डीएनए टेक्नोलॉजी। फर्स्ट स्टेप में डोनर से हम लोगों ने डीएनए का सेगमेंट लिए। सेकेंड इसमें हम लोगों ने क्लोनिंग वेक्टर में उसको इंसर्ट कर दिए। अब थर्ड स्टेप में जो हमको काइमेरिक डीएनए मिला है, जो हमको काइमेरिक डीएनए मिला है, ठीक है। काइमेरिक क्यों, तो मैंने बोल चुका हूं कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज जब करते हैं उसको काइमेरिक बोला जाता है। तो ये वाला जो हिस्सा है इट बिलोंग्स टू बैक्टीरिया, क्योंकि ये प्लास्मिड है, एंड दिस part of a gene or a DNA it belongs to human,
तो क्या हो गया, ये कहलाएगा काइमेरिक डीएनए। इसको एक सूटेबल होस्ट यानी कि होस्ट सेल में इंसर्ट करना पड़ेगा, ऐसे सेल में जहां पर वो उसको एक्सेप्ट भी करे और इसको आसानी से मल्टीप्लाई भी करे। अगर जब इसको मल्टीप्लाई करेगा डेफिनेटली ये पार्ट ह्यूमन वाला जो जीन है या फिर डीएनए सेगमेंट है वो भी जो है क्या हो जाएगा, क्लोन होते रहेगा। तो हम लोग को यही तो चाहिए था कि हम लोगों को नेचुरली इसकी कॉपी जो है ज्यादा चाहिए था। This process requires calcium ions. कैल्शियम आयन के जरिए से हम लोग ये जो काइमेरिक डीएनए है हम लोग उसको इंसर्ट कर सकते हैं इनटू अ क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म या कॉम्पिटेंट ऑर्गेनिज्म या होस्ट। समझ में आया? अब देखो ज्यादातर ये जो क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, तो क्लोनिंग ऑर्गेनिज्म जो है जो ज्यादातर यूज होते हैं वो क्या है, दोनों भी बैक्टीरिया है। एक है इकोलाई बैक्टीरिया, इसको एस्चेरेशिया इसका फुल फॉर्म है, स्पेलिंग मत पूछो, इसका फुल फॉर्म क्या है, एस्चेरेशिया कोलाई। और दूसरा जो होता है वो है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम। तो सेकंड होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियम। अब ये दोनों के अंदर, ये दोनों या कोई एक, हम लोग दोनों में से कोई एक यूज करेंगे और ज्यादातर इकोलाई हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब इकोलाई में अगर हम लोग काइमेरिक डीएनए इंसर्ट कर देंगे तब जाकर ये होस्ट सेल क्या कहलाएगी, ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ट्रांसफॉर्म्ड मतलब क्या, टोटली चेंज्ड, टोटली अलग। आज मैं मिसाल के तौर पे आज मैं शर्ट और पैंट और इन करके अच्छे से आया, कल अगर मैं धोती कुर्ता ऐसा कुछ अलग ड्रेसिंग या जीन्स और टी शर्ट पहन कर आऊं तो यू विल से अरे सर टोटली ट्रांसफॉर्म्ड हो गए। तो ट्रांसफॉर्म मतलब क्या, टोटली चेंज। तो यहाँ पर हमने उसके जेनेटिक मटेरियल में हल्की सी मैनिपुलेशन कर दी है, तो इसका डीएनए जो है थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म हो गया। ट्रांसफॉर्म हो गया इसके लिए उसको बोला गया है ट्रांसफॉर्म्ड बोल रहे सेल। इसके बाद पेज नंबर 278 ऑफ योर टेक्स्ट बुक, राइट साइड लोअर वाला जो लास्ट वाला जो पैराग्राफ है उसमें बोला जा रहा है कि कभी कभी हम लोग डायरेक्ट डीएनए लेकर, डीएनए जो हम लोगों ने होस्ट सेल, जो पहला स्टेप जो है होस्ट सेल से निकाले और काइमेरिक वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लोग ऑर्गेनिज्म के यानी कि सेल में डाल सकते हैं। कुछ समझ में आया? समझ में आया? ये स्टेप को स्किप कर सकते हैं और डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, होस्ट सेल के अंदर हमारा डिजायर्ड डीएनए जो है इंसर्ट कर सकते हैं। और वो इंसर्ट करने के लिए वेरियस डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। वो प्रोसेसेस के देखिए नाम लिखे हैं इन्होंने, इलेक्ट्रोपोरेशन, सेकेंड है माइक्रो इंजेक्शन, देन लिपोफैक्शन, शॉटगन, अल्ट्रासोनिफिकेशन, बायोलिस्टिक मेथड ETC। ये सारे मेथड के जरिए से या इनमें से कोई एक मेथड के जरिए से हम लोग डायरेक्टली कौन सा डीएनए जो है यानी कि डीएनए लेकर उसको इंसर्ट कर सकते हैं। अब याद रखो जो डीएनए होता है जो हम लोग बाहर निकाल कर उन लोगों की बॉडी में डाल रहे हैं उसको नेकेड डीएनए बोलेंगे। क्यों? क्योंकि उसका न्यूक्लियस जो है उसमें से अपन ने उसको निकाल दिए। पहले स्टेप के बाद डायरेक्टली थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे। अब समझ में आया? सेकंड स्टेप पे नहीं जाएंगे, ये वाले में नहीं, काइमेरिक नहीं करेंगे। समझ में आया? और डायरेक्टली क्या करेंगे, उसको इंसर्ट करेंगे। अभी कैसा इंसर्ट करेंगे, तो ये वेरियस प्रोसेसेस है, जैसा इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन मतलब क्या, अभी आपको देखिए स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा होगा इलेक्ट्रोपोरेशन का जो है डायग्राम, ठीक है। क्या हो जाता है, ये जो सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, इसके अंदर मुझे डीएनए इंसर्ट करना है, तो इसके मेम्ब्रेन के आसपास क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस किसका, आयंस का पोटेंशियल डिफरेंस, जिसके वजह से स्लाइटली इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, जिसके वजह से क्या हो जाता है, इसके जो मेम्ब्रेन में हल्के हल्के पोर्स क्रिएट, या जो पोर्स है जो एंट्री और एग्जिट के लिए ऑफ द मटेरियल जो होते हैं वो थोड़े से एक्सपांड हो जाते हैं।
उस स्पोर में से हम लोग डीएनए इंसर्ट कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये बोला गया है इलेक्ट्रोपोरेशन। समझ में आया? इलेक्ट्रिक का एक पल्स देते हैं, पल्स मतलब प्रेशर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करते हैं जिसके वजह से प्रेशर क्रिएट होता है मेम्ब्रेन पे, मेम्ब्रेन के पोर्स जो है वो थोड़े से एक्सपांड हो जाते हैं और जिसकी वजह से हम लोग डीएनए उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो है माइक्रो इंजेक्शन, पिपेट देखे हो? पिपेट, पिपेट हम लोग कोई भी केमिकल जो है कोनिकल फ्लास्क में से ऐसा पिपेट आउट करते हैं, मालूम है? ऐसा करते हैं। पिपेट का अगर आप यानी कि आगे का देखोगे तो ऐसा नोकीला होता है। देखो जरा माइक्रो इंजेक्शन में क्या बोला जा रहा है कि पिपेट वाला यानी वो माइक्रो इंजेक्शन थोड़ा सा डिफरेंट रहता है एज कम्पेयर टू ओवर पिपेट, मगर दिखता वैसा ही है। तो ये आग है, आग के ऊपर माइक्रो पिपेट का जो है हम लोग ये टिप जो है इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं। एक और ये नेचुरली कांच का है, कांच यानी कि ग्लास, ये जो है हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाती है, पिघलना जैसा शुरू हो जाती है। तो ये हल्की सी लूज हो जाएगी, जैसी लूज हो जाएगी तो विद द प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट इसको खींच कर एकदम पतला किया जाता है, एकदम पतला, लेकिन ऐसा कि उसका होल बंद ना हो, और उसको खींचकर लंबा किया जाता है और एकदम नोकीला बनाया जाता है, और फिर वो यूज होता है फॉर द इंसर्शन ऑफ डीएनए इनटू द सेल मेम्ब्रेन। समझ में आया? तो ये हो जाता है क्या, माइक्रो इंजेक्शन। समझ में आया? तीसरा होता है लिपोफैक्शन। लिपोफैक्शन, लिपोफैक्शन मतलब क्या, ये होता है लिपो या लाइपोसोम। लाइपोसोम्स जो होते हैं ये आर्टिफिशियली ह्यूमंस बनाते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ अ वेसिकल। मतलब क्या, एकदम सिंपल, ये हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेल मेम्ब्रेन को अगर मैग्नीफाई करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि इट इज अ बायलेयर लिपिड एंड फॉस्फोरस की बायलेयर होती है, बायलेयर होती है, लिपिड एंड फॉस्फोरस की बायलेयर होती है। ठीक है, तो ऐसा ही बायलेयर जो है बनाया जाता है, यानी कि वेसिकल बनाई जाती है, उसको बोलते हैं लिपोसोम्स, लाइपोसोम। देखो ये लाइपोसोम्स रहेगा ऐसा डबल लेयर वाला, और इसके अंदर ये वाले वो रहेंगे, ये जो मैं बना रहा हूँ ना वो ऐसे रहेंगे। कुछ समझ में आया? अभी देखो एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है ये वेसिकल। अच्छा, वेसिकल का मतलब क्या? वेसिकल का मतलब इट कुड बी अ हॉलो पाउच, उसके अंदर हवा भी हो सकती है, उसके अंदर कोई लिक्विड हो सकता है, कुछ भी, हॉलो पाउच। जैसे ये हमारा पाउच है, उसके अंदर पैसे भी हो सकते हैं, उसके अंदर मार्कर भी जा सकता है, उसके अंदर मोबाइल भी आ सकता है, कुछ भी। तो वैसा वेसिकल, कुछ चीज़ परमानेंट नहीं है। ये वेसिकल क्या करते हैं, इन लोग सेल के साथ इंटरैक्ट करवाते हैं। और ये इंटरैक्ट क्यों करता है? क्योंकि भाई सेल मेम्ब्रेन लिपोप्रोटीन से बनी है, ये भी लिपोप्रोटीन, तो लिपोप्रोटीन एक दूसरे से अटैच हो जाती है, वहाँ कुछ केमिकल, फिर उसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होता है जिसके वजह से ये वेसिकल लाइपोसोम क्या करता है, मेम्ब्रेन को खोलने में हेल्प करता है। तो इन लोग क्या करते हैं, लाइपोसोम के अंदर हमारा जो डिजायर्ड डीएनए है उसको डाल देते हैं और उसको छोड़ देते हैं होस्ट सेल के मेम्ब्रेन के पास। तो ये मेम्ब्रेन और वो मेम्ब्रेन मर्ज हो जाते हैं, डीएनए अंदर रिलीज हो जाता है। कुछ समझ में आया? प्लांट बायोटेक्नोलॉजी में जो है द ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो किससे होता है, टीआई प्लास्मिड। टीआई प्लास्मिड बोले तो क्या, ट्यूमर इंड्यूसिंग, यानी कि ये क्या है, ये ट्यूमर इंड्यूसिंग मतलब क्या, अगर ये वाला बैक्टीरिया जो है अगर लग जाता है प्लांट के अंदर, तो प्लांट के अंदर जो है सेल की आउटग्रोथ, यानी कि आउटग्रोथ ज़्यादा दिखाई देती है, जो कि ट्यूमर की तरह दिखाई देती है। ट्यूमर मतलब क्या, गांठ जो होती है। ठीक है, यहाँ पर तीसरा वाला स्टेप खत्म हुआ। पहला वाला क्या था, होस्ट सेल में से हम लोगों को डीएनए लेना है या फिर एंडोन्यूक्लियस के साथ उसको ट्रीट कर कर डीएनए के टुकड़े कर देना है। सेकेंड स्टेप में हम लोगों ने क्या किए कि हम लोगों ने वेक्टर, बराबर है, इंसर्शन ऑफ अ डिजायर्ड जीन इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर में हम लोगों ने उसको डाले।
तीसरे इसमें हम लोगों ने क्या किया, कॉम्पिटेंट सेल के अंदर जो है काइमेरिक डीएनए को इंसर्ट कर दिए और उसको बना दिए ट्रांसफॉर्म सेल। अब चौथा स्टेप बोल रहा है सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल। अब जरा ध्यान दो, मैंने आप लोगों को बोला कि हमने जो डिजायर्ड हमारा जो डीएनए का सेगमेंट इंसर्ट किए, ठीक है, एक सेल में नहीं किए, मतलब बहुत सारे दूसरे भी सेल्स है उसके अंदर। मैंने बोला था, याद है? समझ में आया? हाँ डिफरेंट से। हाँ, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पे बोला कि सपोज करो 20 डिफरेंट बैक्टीरियल सेल्स है, तो 20 है, 20 में से 19 अलग है, मुझे तो चाहिए कोई एक। कुछ समझ में आया? तो याद रखो हम लोगों को क्या करना रहता है, इसको सिलेक्ट करना पड़ता है। अब याद रखो कुछ तो ऐसे होते हैं जिसके अंदर क्या हो जाता है, यानी कि देयर इज नो इंसर्शन ऑफ आवर डिजायर्ड डीएनए, यानी कि किसी के प्लास्मिड के अंदर जो है क्या हो जाता है, बोलो रे, डीएनए इंसर्ट होता भी नहीं है, तो वो तो नॉर्मल ही रहेंगे। तो समझ में आ रहा है तो क्या बोल रहे हैं? डीएनए भी अलग ही हो जाएंगे, वो उन लोग का ओरिजिनल ही रहेगा, उसके अंदर हुआ ही नहीं है। किसी के अंदर प्लास्मिड होता है, किसी के अंदर नहीं भी होता है। देखो मेरे को ना इसको थोड़ा क्लियर करने दो, ये बहुत कंफ्यूज है, लिखा है समझा सर। देखो एकदम सिंपल है। हम लोगों ने जो सेकंड स्टेप किए वो हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब में किए, मिसाल के तौर पे ये ऐसा टेस्ट ट्यूब है, समझ में आया? इसके अंदर जो होता है एक लिक्विड होता है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, यानी कि कल्चर मीडियम। उस कल्चर मीडियम में हमने बहुत सारे बैक्टीरिया डाले, मैं नहीं बना रहा हूँ, क्यों? क्योंकि वो दे आर माइक्रोस्कोपिक। और उसी के अंदर हम लोगों ने डीएनए भी डाल दिए, डिजायर्ड डीएनए, सॉरी इन लोगों का पहले प्लास्मिड लिए और प्लास्मिड के अंदर जो है हम लोगों ने क्या करे, हमारा डिजायर्ड जीन डाले और उसके फ्रेगमेंट्स डाले और क्या है, बोलो जल्दी से, लाइगेज एंजाइम डाले, ताकि उन लोगों का अटैचमेंट हो जाए। अटैचमेंट के बाद इसको ट्रांसफर किए इनटू अ होस्ट सेल, जिसके अंदर वो कॉम्पैटिबल हो सके और उसको मल्टीप्लाई कर सके। अब तीसरे इसमें देखो क्या हो जाता है, सिलेक्शन ऑफ ट्रांसफॉर्म होस्ट सेल में क्या हो जाता है, सबसे पहला जो भी जीन हम लोग डिजायर्ड हमारा डीएनए सेगमेंट है, जब हम लोग उसके अंदर प्लास्मिड में इंसर्ट करते हैं, तो याद रखो प्लास्मिड में दो जगह होती है, ठीक है, ये प्लास्मिड है, प्लास्मिड में एक ये जगह है और एक ये जगह है, दोनों बराबर ऐसा आजू बाजू ही होती है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है, देखिए यहाँ पर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है, और ये होता है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। पहले ये समझो ये होता क्या है, जरा ध्यान से सुनो। जो भी जीन, देखो पहले ये दो क्या है, एम्पीसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन क्या है, ठीक है, ये दोनों भी एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक होते हैं ना, या एंटीबायोटिक्स के नाम है, ये क्या है, ये एंटीबायोटिक्स के नाम है। मतलब एंटीबायोटिक्स हम लोग क्यों लेते हैं, क्यों कंज्यूम करते हैं, क्योंकि अगर हमारे अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया एंटर हुआ है तो उसको हम लोग मार दें। और ज्यादातर एंड वाइडली यूज होने वाला एंटीबायोटिक्स जो होता है वो होता है क्या, पेनिसिलिन, फिर उसके बाद एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ये ऐसे नाम है, बहुत सारे नाम है, समझ में आया? तो वो सारे नाम है। तो उसमें से क्या होता है, बाय डिफॉल्ट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ बैक्टीरियल सेल के अंदर प्लास्मिड में ये दो एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंट सेल होते हैं। मतलब अगर मैं एम्पिसिलिन वाला केमिकल इसको दूं, ये मरेगा नहीं, क्यों? क्योंकि उसका जीन है जो उसको रेजिस्ट कर लेगा। अगर मैं टेट्रासाइक्लिन वाला रेजिस्टेंट जीन दूं तो ये क्या करेगा, ये उसको रेजिस्ट कर लेगा, बच जाएगा। समझ में आया? अब जरा ध्यान दो, एकदम सिंपल। हम लोगों को कैसा पहचानना है कि ये वाली सेल के अंदर हमारा जीन एड अप हुआ है या नहीं, कैसा पहचानना है? तो देखो ऐसे साइंटिफिकली इट इज बीन प्रूव्ड
कि जो भी हम लोग एंडोन्यूक्लियस डालते हैं, ठीक है, एंडोन्यूक्लियस डालते हैं वो कट करेगा। तो हो सकता है कि वो या तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन वाला हिस्सा कट करे या फिर ये वाला हिस्सा कट करे। कुछ समझ में आया? अब सपोज करो उसने टेट्रासाइक्लिन वाला जीन को कट कर दिया और उसको हटा दिया, और यहाँ पर हमारा लाइगेज ने हमारा डिजायर्ड जीन इधर ऐड कर दिया। अब अगर मैं इसको एम्पिसिलिन के साथ ट्रीट करूंगा ये बच जाएगा, लेकिन टेट्रासाइक्लिन के साथ करूंगा तो ये रिएक्ट नहीं करेगा या मर जाएगा। समझ में आया? तो समझ जा रहे। अगर मैं लेकिन देखो अगर ये मर गया तो ये लॉस हो जाएगा, इसीलिए किसी एक के साथ ट्रीट करेंगे, एम्पिसाइक्लिन के साथ करेंगे। समझ में आया? तो फिर ये क्या हो जाएगा, एम्पिसिलिन से बच जाएगा। ठीक है, तो समझ जाने का कि टेट्रासाइक्लिन वाला जो है वो समझ में आया, क्योंकि दोनों में से कोई एक ही जगह पर ये जाएगा। कुछ समझ में आया? तो इस तरीके से हम लोग सिलेक्शन करते हैं। समझ में आया? मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सेल, एकदम इजी। अब इसको क्या करेंगे, जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल है हम लोग को मालूम पड़ेगा कि भाई ये वाली सेल है, हाँ ये वाली सेल है, हम लोग उसको फिर क्या करेंगे, अलग कर देंगे। अलग करने के बाद क्या कर देंगे, बोलो जल्दी से। अलग करने के बाद उसको न्यूट्रिटिव चीज़ें देंगे या न्यूट्रिटिव मीडियम में इसको ऐड करेंगे, जिसको खाकर वो क्या करे, अपने आप को ग्रो करे। ग्रो करने के बाद नेचुरली देयर विल बी अ फ्यूजन, यानी कि उन लोग सेपरेट हो गए या फिर हम उन लोगों में ग्रोथ होगा। जैसा ग्रोथ होंगी उन लोगों में, वो ग्रोथ के वजह से क्या हो जा रहा है, या फिर हम ये बोलेंगे उन लोग का रिप्रोडक्शन हो रहा है ना, असेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होगा। जब भी रिप्रोडक्शन होगा बॉडी की हर चीज जो है वो डुप्लीकेट हो जाती है, तो डेफिनेटली वो जीन भी डुप्लीकेट होगा जो हम लोगों ने आर्टिफिशियली उसके अंदर डाले हैं। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, उसकी बहुत सारी कॉपीज मिलेगी। और लास्ट प्रोसेस जो है, लास्ट इसके अंदर क्या है कि अब सपोज करो हम लोगों ने इसके अंदर जो है कौन सा ये डाले थे जीन, बोलो रे, इंसुलिन वाला डाले थे। तो याद रखो इंसुलिन वाला जो जीन डाले तो ये इकोलाई बैक्टीरिया विल स्टार्ट मेकिंग इंसुलिन, और वो इंसुलिन को हम लोग मार्केट में बेचते हैं। बहुत सारे इंसुलिन आए हैं, बहुत सारे इंसुलिन, हाँ बहुत ज़्यादा, जो डिपेंड करता है कितनी कॉलोनी ज़्यादा बड़ी है उसके ऊपर। तो अगर ये जीन इंसुलिन वाला है तो इंसुलिन विल बी प्रोड्यूस्ड, और ये इंसुलिन क्या है कि हम लोग मार्केट में चाहे तो बेच सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से आर कॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी चलती है।